Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about the medial collateral ligament. What is the medial collateral ligament? What is the origin and insertion of the medial collateral ligament? What are the signs and symptoms if the medial collateral ligament injured? In the end I will share you about the rehab of the MCL ligament. First of all, this is the knee joint structure. So what is this? This is the femur, the long bone, also called the long bone. ठीक है. This is called the tibia, fibula, and this is the LCL ligament, and this is called the MCL ligament, means medial collateral ligament. Today I will discuss about the MCL ligament. Okay, so let's get started. Okay, so what is the MCL ligament? It is basically the ligament of the knee joint. ठीक है. What is the origin of the insertion of the MCL ligament? So MCL ligament originates from the medial epicondyle of the femur and inserted into the medial epicondyle of the tibia. ओके, सो MCL लिगामेंट जो है वो एक जो है वो स्टैटिक स्टेबलाइजर होता है जो कि कंपोज होता है सुपरफिशियल और डीप लेयर्स पे. अभी MCL है ना, ये इसकी सुपरफिशियल एक लेयर होती है, एक डीप लेयर होती है इसके अंदर. ठीक है. अब इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि रीस्ट्रेन करता है टू वेल्गस स्ट्रेस. मतलब जब नी जॉइंट 30 डिग्री वेल्गस स्ट्रेस में आती है, 30 डिग्री वेल्गस स्ट्रेस में आती है, तो ये इसको स्ट्रेन करके रखता है. देखते हैं इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी देखते हैं. तो ये इसके जो है ना, तो ये तीन मसल्स होते हैं, सार्टोरियस मसल, सेमीटेंडोनस मसल और ग्रेसिलस मसल जो होता है. उन तीनों के जो टेंडन्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं इसके लोअर बॉर्डर ऑफ द MCL के लोअर बॉर्डर के साथ. यहाँ पे आके वो क्रॉस कर रहे होते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं पेस एंसेराइन वर्सा, जो कि नी के मीडियली साइड पे प्रेजेंट होता है. वो यहाँ पे आके क्रॉस कर रहे होते हैं और ये जो है ना नी के मीडियली प्रेजेंट होता है, पेस एंसेराइन वर्सा जिसे हम कह रहे होते हैं. बेसिकली यहाँ पर मीडियली साइड प्रेजेंट होता है और बहुत सारे लोग जो है उसकी कंप्लेन करते हैं कि अगर नी की मीडियली साइड पेन है तो फिर उससे रिलेटेड होता है कि जंपिंग वगैरह या हाईवी एक्टिविटीज़ में यहाँ पर जो नी जॉइंट का जो बर्सा होता है, पेस एंसेराइन बर्सा, वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और उसकी वजह से पेन वगैरह हो रहा होता है. इसलिए जो MCL होता है ना, ये MCL लिगामेंट ये नी को जो है वो 30 डिग्री में सपोर्ट कर रहा होता है. मतलब जब हम 30 डिग्री फ्लेक्स करते हैं ना, 30 डिग्री थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं नी जॉइंट को, तो उसमें जो है ना ये सपोर्ट कर रहा होता है MCL. ठीक है. मोस्टली जो होता है ना वो MCL अकेला आइसोलेशन में इंजर्ड नहीं होता. MCL जो हमेशा किसी ना किसी के साथ इंजर्ड होता है. मोस्टली क्या होता है कि ACL की इंजरी के साथ जो है वो MCL टीयर होता है या रप्चर हो जाता है. ACL की इंजरी के साथ MCL ज़्यादातर अकेला जो है आइसोलेटेड में बहुत रेयर होता है जो इंजर्ड हो. ठीक है. ज़्यादातर ये ACL की इंजरी के साथ ही होता है. अच्छा, मैक्सिमम इंजरीज होती हैं वो उसकी फीमोरल एंड से होती हैं, टिबियल एंड से कम होती है. तो अगर फीमोरल एंड से इंजरीज होती हैं तो उसकी रिपेयर होने के चांसेस के हीलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू टिबियल इंजरीज. ठीक है. उसके बाद जो है MCL रप्चर कैसे होता है? MCL रप्चर ऐसे होता है कि अगर कोई डायरेक्ट कोलेजन हो, ठीक है, उसकी वजह से भी MCL रप्चर हो सकता है. और दूसरा ये कि अगर नी ट्विस्ट हो जाए, ट्विस्ट में रप्चर हो जाता है. ठीक है. अब इसके भी जो है ना बेसिकली 3 ग्रेड्स होते हैं. अब इसके भी बेसिकली जो है 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3 ग्रेड्स होते हैं. ठीक है. अब जो ग्रेड 1 होता है ना, बेसिकली पता कैसे चलता है? अब वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट का जब हम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो नी है वो मीडियल जॉइंट जो है ओपन अप हो रहा है. मतलब मीडियल साइड से जो नी जॉइंट है वो कितना ज़्यादा ओपन अप हो रहा है, ये हम वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट करके देख रहे होते हैं. तो अब इसकी जो है ना इसकी भी कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह ये हैं कि अगर ग्रेड की इंजरी में क्या होता है, इस ग्रेड 1 की इंजरी में जो है ना स्ट्रेन वगैरह आ जाता है. इस ग्रेड 2 की इंजरी में क्या होता है, पार्शली टीयर हो जाता है लिगामेंट. तो ग्रेड 3 की इंजरी में क्या होता है कि कम्प्लीटली टीयर हो जाता है लिगामेंट. अब ग्रेड 1 की इंजरी में जो है जब हम वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि ग्रेड 1 की इंजरी में टीयर हुआ है अगर, तो उसमें लेस देन 5 मिलीमीटर जो है नी जॉइंट जो है वो ओपन अप हो रहा है. ग्रेड 2 की इंजरी में क्या होता है, ग्रेड 2 की इंजरी में 5 to 10 मिलीमीटर जो है वो ओपन अप हो रहा था. और ग्रेड 3 की इंजरी में मोर देन 10 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर ओपन अप हो रहा होता है. ठीक है. अब टीयर ऑफ द प्रॉक्सिमल MCL जो होता है वो ज़्यादा जल्दी हील हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द टीयर ऑफ द डिस्टल MCL. ठीक है. दो होते हैं, हमें पता है. उसके बाद क्या होता है, अच्छा ऐसे भी होता है कि जो MCL इंजरी है वो 5% MCL इंजरी के साथ 5% जो है वो मेनिस्कल इंजरी भी हो सकती है. 5% जो है वो मेनिस्कल इंजरी भी हो सकती है. ठीक है. अब क्या होता है अगर पेशेंट पहले अगर थेरेपिस्ट के पास चले जाता है तो वो ग्रेड 1 की इंजरी के साथ जो है PRP वगैरह कर देते हैं. ग्रेड 2 की इंजरी के साथ जो है वो आर्थ्रोस्कोपी वगैरह करते हैं. ग्रेड 3 की इंजरी के साथ जो है वो टिबियल की रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे होते हैं. ठीक है. तो MCL की रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे होते हैं. और अगर पेशेंट जो है वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है और जो है उसके क्या होता है, अगर उसकी इंजरी बहुत पुरानी हो गई तो उसके यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो इंजरी अगर परसिस्ट करी लॉन्ग टाइम तक कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो उससे हम बोलते हैं पेलिग्नी स्टाइडा सिंड्रोम. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट के प्रेजेंटेशन कि पेशेंट को जो है वो पॉपिंग सेंसेशन हो रही होती है नी जॉइंट के अंदर. उसके बाद सिम्टम्स ये होते हैं कि उसको पेन होगा, टेंडरनेस होगी, उसको पेन होगा,
टेंडरनेस होगी, ठीक है। पेशेंट को यूजुअली उसकी जो होगी लॉकिंग और क्रैकिंग साउंड्स आएंगे उसको जब भी वो मूव करेगा। उसके बाद जो है पेशेंट जो है उसको ऐसा लगेगा उसकी नी जॉइंट स्ट्रेस में है। मोस्टली उसको ये फील होता रहेगा उसका नी जॉइंट जो स्ट्रेस में है। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या होती है? मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती है कि यही टू व्हीलर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ये ट्विस्ट हो जाता है और अपने नी जॉइंट को स्टेबलाइज़ नहीं कर पाता और ये टॉर्न हो जाता है लिगामेंट, ठीक है। तो MVA में ज़्यादा होता है, RTA वगैरह में ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो है डायरेक्ट ब्लो आए कोलेजन अगर हो जाए तब ज़्यादा होता है। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा होता है, ये इन सब में ज़्यादा हो। अच्छा, जब पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट की, तो उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है? उससे हम अंदर हमें मिलता है जी टेंडरनेस मिलेगी हमें मीडियल साइड पे, पेशेंट की यहाँ पर मीडियल साइड पे उसकी टेंडरनेस मिलेगी। इकाईमोसिस मिलेगा, ठीक है, इकाईमोसिस में मिलेगा और नी की इफ्यूजन मिलेगी, ठीक है। और अब इसके बाद जो है इसकी रिहैब डिस्कस करते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने ACL और PCL लिगामेंट के रिहैब गोल्स पढ़े थे, तो इसी तरह MCL लिगामेंट के भी 4 रिहैब गोल्स होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। फ़ेज़ 1, 2, 3 एंड 4। अब फ़ेज़ 1 में क्या होता है? फ़ेज़ 1 में ये होता है कि उसका फ़ेज़ 1 का गोल क्या होता है? फ़ेज़ 1 का गोल ये होता है कि उसमें कंट्रोल करनी होती है हमें स्वेलिंग को। वही बात है कि स्वेलिंग को कंट्रोल करना होता है। नी की जो फ्लेक्शन होती है वो 100 डिग्री पे लेके जानी होती है। उसके अलावा उसकी 20% जो है वो एक्सटेंशन भी इम्प्रूव करवानी होती है। उसके बाद क्वाड्स वही 4 to 5 और हैम्स 5 to 5 उसकी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए या 4+ होनी चाहिए। अब ये जो है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 वीक तक, मतलब 0 to 1 वीक, एक हफ्ता पूरा ही चलती है। इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम क्या क्या देते हैं? इसमें क्रायोथेरेपी हुई, इलेक्ट्रोथेरेपी, कंप्रेशन, मैनुअल थेरेपी, गेज की एजुकेशन और पेशेंट की एजुकेशन करवाते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या करवाते हैं? उसमें जो है ना जेंटली हम ROM करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोर्टेड हम बायलैटरल काफ वगैरह करवाते हैं, काफ रेजिस करवाते हैं। उसके बाद हिप की अबडक्शन करवाते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं और हैम्स की पुली और बाद में गेट की एजुकेशन ड्रिल्स वगैरह करवाते हैं। बेसिकली इसमें काम क्या होता है कि उसको जो है फुल वेट बियरिंग के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, नॉर्मल गेट पैटर्न उसका करवा रहे होते हैं। अब फ़ेज़ 2 पे आ जाते हैं। फ़ेज़ 2 में क्या करना है, क्योंकि स्वेलिंग जो है उसकी एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है। अब उसकी फुल फ्लेक्शन ROM उसकी फुल हो चुकी है। अब उसमें क्या होता है 10 डिग्री उसमें एक्सटेंशन को हमने और मज़ीद इम्प्रूव करवाना है, क्वाड्स को इम्प्रूव करवाना है, हैम्स को इम्प्रूव करवाना है और लाइट जॉगिंग पे लेके जाना होता है पेशेंट को। ये 2 हफ्तों तक चलती है, मतलब पहले हफ्ते तक फ़ेज़ 1 में जो है 1 वीक तक चली है और फ़ेज़ 2 में जो है ये 1 to 2 वीक तक चलती है। उसके बाद इसमें भी वही क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, वही कंप्रेशन, मैनुअल थेरेपी, गेट की एजुकेशन करवाते हैं, एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ करवाते हैं। एक्सरसाइज प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या करवाते हैं? उसमें जी हम ROM ड्रिल्स करवाते हैं, मिनी स्क्वाट्स, लंजेस वगैरह करवा देते हैं, लेग प्रेस एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ब्रिचिंग करवा देते हैं, हिप की अबडक्शन, एक्सटेंशन वगैरह विथ थेराबेंड करवाते हैं, सिंगल लेग काफ रेजेस वगैरह करवाते हैं, गेट की रीएजुकेशन, बैलेंस और प्रोप्रिसेप्टिव ड्रिल्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। अब इसमें जो है पेशेंट को मतलब लाइट जॉगिंग की तरफ, स्विमिंग की तरफ इस लेके जाना होता है। जैसे भाई उसकी वाइटरोथेरेपी लाइक इसकी हाइड्रोथेरेपी वगैरह हम लोग करवा रहे होते हैं, ठीक है। फ़ेज़ 3 में क्या होता है? फ़ेज़ 3 में उसकी ROM फुल हो चुकी होती है, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी आ गई होती है, स्क्वैटिंग वगैरह फुल स्क्वैट कर लेता है पेशेंट। अब इसमें हमने डायनामिक प्रोप्रिसेप्टिव ट्रेनिंग पे काम करना होता है, लाइक उसको रिटर्न टू रनिंग, जॉगिंग वगैरह इसके ऊपर लेके आना होता है। तो ये जो है ना, ये इसका जो टाइम होता है वो होता है 2 to 4 वीक्स तक। इसमें हम बेसिकली ट्रीटमेंट में जो है मैनुअल थेरेपी और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। अब इसमें एक्सरसाइज प्रोग्राम में क्या होता है? एक्सरसाइज प्रोग्राम में ये होता है कि जी इसमें जो है वो जंप और लैंड ड्रिल्स वगैरह, एजिलिटी ड्रिल्स, ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं और एक्सरसाइजेस ड्रिल्स इस तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं। और जो है ना हमारी एजिलिटी एक्सरसाइजेस ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है। स्प्रिंटिंग, होपिंग, चेंजिंग डायरेक्शन, इस तरह की एक्सरसाइजेस जो है उस पर ज़्यादा काम करते हैं। फ़ेज़ 4 में क्या होता है? फ़ेज़ 4 में उसकी स्ट्रेंथ पूरी हो चुकी होती है, मतलब स्ट्रेंथ उसकी पेशेंट की अच्छी खासी हो चुकी होती है, ROM उसकी ज़बरदस्त हो चुकी होती है। अब उसकी एंड्योरेंस पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं हम लोग और उसको स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराते हैं, मतलब जिस स्पोर्ट से वो रिलेटेड था इंजरी से पहले उसके ऊपर दोबारा से लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 6 वीक होता है। इसमें भी हम लोग मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट में और एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन जो है एक्सरसाइजेज होती है वो करवा रहे होते हैं और इसमें हाई इंटेंसिटी लेवल की एक्सरसाइजेज करवाते हैं जो कि स्पोर्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम स्ट्रेंथनिंग वगैरह करवाते हैं। अब लास्ट में क्या होता है? इसमें रिटर्न टू स्पोर्ट्स, उस स्पोर्ट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स पे लेके जाना होता है। So this is end of the video. If you have any kind of question, so you can ask me in the comment box and please like my channel and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon. Thank you.